नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं आपके सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हो सकता है इसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, चयन परीक्षा में अव्वल आना है तो 30 प्रश्न के जवाब सभी को देना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोटर विकास को किस रूप में भी जाना जाता है? हाथों पर नियंत्रण के रूप में, मांसपेशियों पर नियंत्रण के रूप में, पैर पर नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, या कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि होना। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही जिनका प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी ध्यान देना, सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मोटर विकास को किस रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मोटर विकास की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं मोटर विकास का जो जिक्र होता है कहीं ना कहीं मांसपेशियों का नियंत्रण पे जिक्र आ जाता है। क्या जाता है? सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? जो मोटर विकास होता है। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? मोटर विकास को किस रूप में भी जाना जाता है? तो सेंसरी मोटर अवस्था आपने पढ़ा होगा ना, जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था, उसी का जिक्र हुआ है, मांसपेशियों पर नियंत्रण ही। ये पहला जो बच्चा आता है तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, सेंसरी मोटर अवस्था, जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था, इस अवस्था में बच्चा मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना सीखता है। ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, कई टीटी एग्जाम में पूछा गया है, कई शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया हुआ है। सन 1912 में बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया था? बैचलर, गैरेट, ईस्टर्न या पियाजे जी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धिलब्ध एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पेपर में, आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे। बुद्धिलब्ध ऐसा टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो प्रश्न वही तो पूछा गया कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको A to Z सही बताना ही पड़ेगा, इसमें अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें A to Z आपको पता होना चाहिए। क्या पता है कि सन 1912 में बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम है विलियम ईस्टर्न। क्या नाम उनका? विलियम ईस्टर्न नाम है। जो बुद्धिलब्ध आईक्यू की अवधारणा दी गई थी वो विलियम ईस्टर्न के द्वारा दी गई थी। और आईक्यू जो है मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजन करने से 100 से गुणा करने को संदर्भित करता है। अगर हमें आईक्यू निकालना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, एक प्रश्न इससे भी आएगा, एम ए मतलब होता है मानसिक आयु, मेंटल एज हो जाती है। सी ए होता है करंट वेज, जिसे हम वास्तविक कहते हैं, और इसमें 100 का गुणा कर देना, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देना है, ये हमारी बुद्धिलब्ध निकल आएगी। ठीक है। अगर प्रश्न आता है बुद्धिलब्ध का सिद्धांत किसने विकसित किया है, तो विलियम ईस्टर्न ने। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1912 में। और ये फार्मूला अगर किसने किया है तो विलियम ईस्टर्न ने। ये भी आप लोगों को माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र बताया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, A to Z प्रश्न है। किसने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताया है? आपके ऑप्शंस है ब्लेंटन के बाद ऑप्शंस दिया गया है टेम्पलिन, टर्मन या मिलर। कौन सा हो जाएगा? ब्लेंटन, टेम्पलर, टर्मन या मिलर? तो व्यक्ति की बुद्धिलब्ध मानसिक, तो आपको एक चीज याद रखना है कि बुद्धिलब्ध के अगर सूत्र की बात की जाए, बुद्धिलब्ध के मापन की बात की जाए, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? अभी हमने क्या पढ़ा था? ईस्टर्नबर्ग। अब यहाँ पे क्या दिखा है? ऑप्शंस आपके ईस्टर्नबर्ग नहीं है, तो बुद्धि के अगर जिक्र हुआ तो टर्मन का नाम आता है। ईस्टर्नबर्ग और टर्मन ये 2 हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या पूछा गया? बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने बताया? सूत्र का जिक्र हुआ तो यहाँ पे टर्मन इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस भी आपके दिया ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया? ईस्टर्न ने बताया। और बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र किसने बताया था? तो फिर आपके टर्मन वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से।
A to Z समझते जाइएगा, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइएगा, तैयारी 101% करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्व निर्देशन या पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। छात्रों की मजबूती और जरूरत शिक्षक तय करें, तो ये तो गलत बात होगा क्योंकि तय कर रहे हैं। इस बात की पहचान तय करना ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य पूछा गया, तब वो आकलन का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों की मजबूती और ज़रूरत जो है शिक्षक ही तय करेंगे, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि छात्रों की मजबूती क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, तो उनको शिक्षक ही बता सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो समझ के जाइएगा। दूसरा क्या है, इस बात की पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे या नहीं। देखिए, एक आकलन का उद्देश्य हमें निकालना है, तो आकलन के उद्देश्य में पहचान करना, उन्हें समझने में सक्षम बनाना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आकलन का पूर्व निर्देश हमें उद्देश्य निकालना है। शिक्षार्थियों की पूर्व दक्षता, कौशल और समझ को निर्धारित करना बिल्कुल सही होगा क्योंकि पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य हमें पूछा जा रहा है। और कह रहा अगला, आने वाले विषय प्रसंग का पूर्वावलोकन। यहाँ पे देखिए पूर्वावलोकन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षार्थियों की पूर्व दक्षता हो गया, यहाँ छात्रों की ज़रूरत तय करना, क्योंकि छात्रों की मजबूती की बात करेगा। शिक्षक होता तो निगेटिव हो जाता, क्योंकि बालक बालिका के लिए पेडागोजी में अगर कहीं पे जोर दिया जा रहा है, मजबूती की बात कर रहा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन उद्देश्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? वे अच्छे विद्वान बनते हैं, वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं, वे अपने से 2 कक्षा ऊपर के छात्रों के बराबर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, या दिए गए सभी विकल्प हो जाएंगे। देखिए, आलोचनात्मक सोच का अगर जिक्र किया गया है, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? बात ये बताई गई है कि जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी डिफ़िकल्ट जो हम सोचते हैं थिंकिंग होती है ना, क्रिटिकल को क्या डिफ़िकल्ट ही बोला जाएगा ना, क्रिटिकल थिंकिंग को हम डिफ़िकल्ट यानी आलोचनात्मक सोच, हिंदी में जो हम आलोचनात्मक बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है कठिन। क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? तो आलोचनात्मक क्रिटिकल जो होगा वह कहीं ना कहीं वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं, क्योंकि यह छात्रों को समस्याओं का विश्लेषण करना, विभिन्न दृष्टिकोणों में सोचना, जानकारी मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में, रचनात्मक रूप से सोचने में और प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी मदद करती है। क्रिटिकल थिंकिंग, तो वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए, नॉट फॉर ऑल ऑफ द अबव। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान की जाती है उसे क्या कहते हैं? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य या नैदानिक कार्य? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गणित किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान की जाती है उसे जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान करना है तो नैदानिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन या नैदानिक कार्य, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कठपुतली किसका एक उदाहरण कहलाता है? आयामी हस्तकला, आयामी हस्तकला, आयामी हस्तकला, 2 आयामी, त्रिआयामी, 4 आयामी हस्तकला? सभी लोग बताइएगा। कठपुतली एक उदाहरण है। कठपुतली देखिए एक दृश्य कला कहलाती है।
क्या है, ये दृश्य कला कहलाती है। और अगर एग्जाम में आता है, प्रश्न में पूछा जाता है, कठपुतली जो है क्या है, श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, तो आपको दृश्य सामग्री की ओर चलना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कठपुतली कितने आयामों की हस्तकला है, क्या पूछा जाए, कठपुतली कितने आयामों की हस्तकला है, तब आपका जवाब होना चाहिए 3 आयामी कला है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। हर एक प्रश्न को दोस्तों हमें समझना है, क्योंकि अभी समय लग जाएगा, चलेगा। एग्जाम में बिल्कुल फटाफट अंदाज में आपके सभी के आंसर आना चाहिए, और इसके लिए आपको अभी से पेपर रहना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। त्रिआयामी कला क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ी जानने बात जरूरी है। क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मौजूद होता है। किसी भी वस्तु का व्यक्ति के आकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें धागे, छड़, फिर क्या होता है, हाथों से नियंत्रित की जाती है। इसलिए 3 आयामी हस्तकला हो जाएगा कठपुतली। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ गया, ऐसा प्रश्न आप सभी लोगों से पूछ लिया गया। मान लीजिए कोई आपके डीओ साहब आ गए चेकिंग करने डीओ साहब आए और पूछे, चलिए आप हैं इस क्लास के टीचर, चलिए आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसे आप सही रास्ते तरीके से कैसे लाएंगे, या सही रास्ते पर कैसे लाएंगे। देखिए, हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते से लाने के लिए धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मतलब उसे क्लास के सामने बिठाकर उस पर कड़ी नज़र रखना ये कतई नहीं हो सकता। उसके लिए कक्षा के एक कोने की जगह बना देना ये भी सही नहीं होगा। तो सही होगा क्या भैया, सही होगा वह उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दें और उन्हें गतिविधियों में शामिल होने को कहें, वह ताकि एक्टिव हो, उसका मन प्रफुल्लित हो, तो वह आपका इससे दूर निकल सकेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र की तैयारी शिक्षक की दृष्टिकोण, व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन में निम्नलिखित घटनाओं में से होती है। क्या वह सीखने का प्रदर्शन है, शिक्षा मूल्यांकन है, शिक्षण प्रक्रिया है। क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या सही होना चाहिए, या सीखने की स्थिति हो जाएगी। देखिए, छात्र की तैयारी, शिक्षण की दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता, ये अध्यापन के निम्नलिखित घटनाओं में से एक जो कहलाता है शिक्षा का मूल्यांकन कहलाता है। क्योंकि छात्र की तैयारी हम कैसे जानेंगे, मूल्यांकन के बाद ही जानेंगे छात्र की तैयारी कितनी हुई है। शिक्षक दृष्टिकोण से व्यवहार, भाई आप शिक्षक हैं, बच्चे का व्यवहार कैसे जानेंगे, उसका मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा। कक्षा में नैतिकता बनाए रखना मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा। अध्यापन के निम्नलिखित घटनाओं में से एक है वह शिक्षा का मूल्यांकन कहला जाए। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मल्टीपल इंटेलिजेंसेज के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया जा सकता क्योंकि, देखिए मल्टीपल जो इंटेलिजेंसेज के सिद्धांत है, इसको विधिवत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है, क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण इसका अभी तक नहीं बना। मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत की अगर बात करता हूँ। अगला प्रश्न जो आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोगों के लिए है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि छात्रों को व्यावसायिक कौशल को विकसित करने के लिए हो। शिक्षा केवल क्या व्यावसायिक कौशल के लिए होती है। छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करने के लिए शिक्षा होती है, या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए, या विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन तैयार करने के लिए। शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवहारिक जीवन उद्देश्य करना। अक्सर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं बच्चे 10वीं 12वीं तो पढ़ लें, व्यवहारिक ज्ञान तो हो जाए। अरे मास्टर आप ऐसा पढ़ा दीजिए कि इसको व्यवहारिक ज्ञान तो आने लगे।
बाकी ये खुद में खुद पढ़ने लगेगा। ठीक है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कौन सा सत्य सही है। अभी तक नहीं वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कि संवेदी और अवधारणात्मक विकास के परिपक्वता प्रक्रिया बचपन के अंत तक पूरी नहीं होती। गलत। एक नवजात शिशु जो पिन होता है चुभन और अन्य प्रिय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। बिल्कुल सही बात। बच्चे को सूजी लगा दो ना, बच्चा बिल्कुल चिल्लाने लगेगा। क्यों चिल्लाने लगेगा? क्योंकि उसकी संवेदनशीलता जो होती है ना, वह अप्रिय उत्तेजना के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो फिर वो संवेदनशील बन जाएगा। अप्रिय का मतलब यही होता है अच्छा ना लगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। कि वयस्क स्तर की तीक्ष्णता 7 और 8 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचती। देखिए वयस्क स्तर की अगर बात करूंगा, स्तर की तीक्ष्णता 7 या 8 वर्ष की नहीं पहुंचती है। बिल्कुल सही दिया गया है। 3 से 4 सप्ताह के बच्चे आवाज़ों को प्रतिक्रिया करने लगते हैं। बिल्कुल सी बात है। देखते बच्चे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चा वो भी करने लगेंगे। आप मुस्कुराएंगे बच्चा भी मुस्कुराएगा, दोनों खिलखिला के उठ पड़ेंगे। मतलब कौन सा कथन गलत कह रहा है कि जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह विकसित होती है। गलत है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें बंद होती। जन्म के समय स्वाद और गंध ठीक से काम करता है। ये बात सही दी गई। जन्म के समय से ही बच्चे में स्वाद और गंध काम करने लगता है, तभी बच्चा माँ का दूध समझ जाता है। एसेनिक ने व्यक्तित्व विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ा है। तो तीसरा आयाम एसेनिक ने कौन सा जोड़ा है? सभी लोग बताइएगा। क्या वह सहमतता का है, ईमानदारी का है, विक्षिप्तता का है या मनोविकार का? तो एसेनिक ने व्यक्तित्व विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ दिया है, और तीसरा आयाम कोई नहीं और आपका केवल और केवल मनोविकार हो जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन जो है शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ाएगा। रचनात्मकता क्रिएटिविटी को कौन बढ़ाता है? प्रश्न पूछने और प्रत्येक छात्र की जन्मजात प्रतिभा का पोषण करना का अवसर प्रदान करना। अगर बच्चे को अवसर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बालक बालिका में रचनात्मकता को बढ़ाया जा रहा है, क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चे और बालक को अवसर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से किसे माना जाना चाहिए। अब आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है। ये आप खुद सोचिए, जब आपको सैलरी मिल रही है और आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण इनमें से कौन सा होगा? सीखने की ललक होना, या धैर्य की दृढ़ता, या विषयों को शिक्षण ज्ञान और तरीकों में योग्यता। भैया आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक का गुण क्या होता है? शिक्षक का गुण होता है ज्ञान, अर्थात विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में अगर योग्यता है तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यही माना जाएगा कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में योग्यता होनी चाहिए। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से कौन से होते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान सभी लोग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस संबंधित 1-2 प्रश्न तो आना ही आना है, बिल्कुल आना है। क्या प्रश्न पूछा गया? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से कौन से? सभी लोग बताइएगा। सबसे पहले तो इसमें शारीरिक विकास आता है, संज्ञानात्मक विकास आता है, सामाजिक भावना विकास होता है। ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। शारीरिक में गर्भावस्था से मृत्युअवस्था तक होता है, अंगों का कार्य होता है। संज्ञानात्मक में क्या होता है? सोचना, सीखना, याददाश्त, भाषा जैसे मानसिक क्रिया। सामाजिक भावना में भावनाएं, सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व और विकास के आयाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का आचरण का अध्ययन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो मनोविकार के हिस्सा में इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कार्डिनल क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है?
देखिए, विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का अधिग्रहण काफ़ी हद तक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रभाव जीव द्वारा प्राप्त परिपक्वता की ओर के साथ बदलता रहता है, ये भी सही बात दिया गया है। और ये भी कह रहा है कि परिपक्वता पर सही स्तर पर दिए गए प्रशिक्षण से बच्चों द्वारा कौशल का आसान अधिग्रहण होता है, ये भी सही दिया गया है। तो बचता क्या है कि भेदभाव और एकीकरण विकास में समांतर भूमिका नहीं होती है। गलत। अगर भेदभाव शब्द का यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में वह ऑप्शन गलत साबित हो जाता है, पेडागोजी में नेगेटिव हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा प्रसव पूर्व अवधि का चरण नहीं है? देखिए, डिम्ब की अवस्था माना जाता है, भ्रूण की अवस्था माना जाता है कि गर्भाधान की अवस्था या प्रसव पूर्व की अवधि नहीं कहलाती। ठीक है, गर्भ की अवधि, भ्रूण की अवधि और डिम्ब की अवधि, इन तीनों को प्रसव पूर्व अवस्था कहलाता है, ना कि गर्भाधान की अवधि। सभी लोग समझ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, इसे कहते हैं प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? संज्ञानात्मक मतलब एक ही चीज़ होता है, जीन पियाजे जी। सिगमंड फ्रायड, ना फ्रांसिस्को गिल्टो एरिक्सन, जीन पियाजे इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन में जीन पियाजे जी को बैठाया गया है, इसलिए हम डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लेंगे। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए साथियों, जानते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या बच्चों में कम उपलब्धि का कारण होता है? समाज में सुखों की आसान पहुँच या सामाजिक भेदभाव? देखिए, बच्चा अगर कहीं ना कहीं कम उपलब्धि कर पा रहा है तो समाज में सुखों को आसान पहुँच हो जाएगी, या फिर सामाजिक भेदभाव। सभी बताइएगा। प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए, समाज में सुखों की आसान पहुंच अगर दिया गया है, इसका तात्पर्य क्या होता है? जब बच्चों को बिना किसी प्रयास के आसानी से सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो जो वो मेहनत करने और सीखने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, उन्हें उसकी उपलब्धि कम हो सकती है। तो कम उपलब्धि का कारण ये समाज में सुखों को आसान पहुंचा देना। अगर सामाजिक भेदभाव दिया जा रहा है तो सामाजिक भेदभाव जैसे कि जाति, धर्म, लिंग आधार पर बच्चों को सीखने विकास का अवसर को सीमित कर देता। अब भेदभाव वातावरण में कुछ बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक जो है संसाधन और समर्थन नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी उपलब्धि कम हो जाती है। दोनों रीजन है, तो कम उपलब्धि का कारण अगर ये दोनों ऑप्शन दिए गए तो दोनों सही होना चाहिए। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही जाएगा कि दोनों चीज़ें आपकी सही दी गई। ठीक है ना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न देखिएगा, टेलर फ्रेम किसके लिए सहायक उपकरण है? श्रवण बाधित, कम दृष्टि वाले, या एसिड अटैक से शिकार वाले बच्चे, या सीखने की अयोग्यता वाले बच्चे? देखिए, टेलर फ्रेम की जिसके लिए सहायता या सहायक उपकरण होता है वह लो विजन वाले होते हैं, कम दृष्टि वाले होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों के एक समूह को अन्य बच्चों को उनके जाति नाम से पुकारते देखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? अक्सर बच्चों में देखते हैं ऐसा होता है, तो ये इसका रीज़न होता है वह स्थिति का विश्लेषण कर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, ज़्यादा प्रश्न और नहीं बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकासात्मक विलंब का चेतावनी का जो संकेत कहलाता है वे कौन कौन से कहलाते हैं? विलंब चेतावनी का तात्पर्य ये होता है कि खिलौने तक नहीं पहुंच पाना, उन्हें पकड़ नहीं पाना, छोटी वस्तुओं को नहीं उठाना। दोनों ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न कह रहा है, किसको उसकी जिज्ञासा जगाने के लिए विशेष रचनात्मक असाइनमेंट दिया जा सकता है? असाइनमेंट कार्य मौलिक, विचारोत्तेजक और प्रयोज्यता की दृष्टि से भिन्न होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए।
वह हो जाएगा किस प्रकार के, उनकी जिज्ञासा जानने के लिए रचनात्मक बच्चे को उनकी जिज्ञासा जानने के लिए विशेष और रचनात्मक असाइनमेंट दिया जाता है। यहीं से हमारा उत्तर क्लियर होगा। अगर विशेष और रचनात्मक दे रहे हैं तो अमीर परिवार के बच्चों को नहीं, केवल जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, रचनात्मक बच्चे दिए जाते हैं, उनको ही रचनात्मकता का असाइनमेंट दिया जाता है। तो प्रश्न पर ही उत्तर था, केवल हमें समझना था, शब्दों को समझना था और राइट आंसर को चयन करना था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों के खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, जो कम उपलब्ध वाले बच्चे हैं तो उनमें से खराब प्रदर्शन की भूमिका जो है जो निभाने वाले कौन कौन से हो सकते हैं। ये खराब प्रदर्शन की भूमिका की बात करते हैं तो इसमें आपका घर का वातावरण भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जहाँ रह रहे हैं आप बच्चे वहाँ जाएंगे, संपर्क में रहेंगे। स्कूल का माहौल भी ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा सा उस माहौल में नहीं है तो आपको लगेगा कहाँ आके फंस गए, हमें तो कहीं और होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई वहाँ पे बच्चों की होती है। और आस पड़ोस की बात करूँ, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। अगर हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करना तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब हम भीख मांगते रहेंगे, सरकार हमें क्या दिखाएगी, वो आप सभी लोग जाएंगे नीचे अंगूठा करके क्या बोला जाता है वही चीज़ हम बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है परिवार के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, इस स्तर पर सामाजिकरण की प्रक्रिया में औपचारिक रहती है, तो परिवार के सामाजिकरण में औपचारिक नहीं होना चाहिए। ये कथन नहीं दिया गया सत्य, बाकी सारे सत्य दिए गए हैं। अगला कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्या होती है। हार्वर्ड गार्डनर की अगर बात की जाए, बुद्धि के जिक्र हुआ है हार्वर्ड गार्डनर, टर्मन, ठीक है, इन सभी का नाम आता है, स्टनबर्ग हो गया। तो इन सभी का नाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि को अगर देखा जाए तो इसमें आपकी भाषागत, स्थानिक और अंतर्व्यक्तित्व है, ना कि घटकी में। 3 है ABC, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है। बच्चों में रट्टा मार या रटना या कहीं ना कहीं निगेटिव है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव हो गया, हमें और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ आपके सपने साकार होंगे। इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक क्रियाएं शामिल हैं जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता का विचार करती हैं। वह आपके संज्ञानात्मक अधिगम, जिसे हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं, उससे बोला जाएगा। तो कॉग्निटिव जो लर्निंग होता है, संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है, ये उच्चतर मानसिक प्रक्रिया में शामिल होता है। अगर प्रश्न आ गए कि उच्चतर मानसिक प्रक्रिया में कौन शामिल होगा, संज्ञानात्मक अधिगम होगा, कॉग्निटिव लर्निंग की बात करेंगे। तो ये जो हमने 30 प्रश्न हमने कंप्लीट किया है, ये 30 प्रश्न जो हमने कंप्लीट किया है, 30 में से आप लोगों का फीडबैक अवश्य आना चाहिए। अगर आपने नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, पॉज करते जाइएगा और देखते जाइएगा। और जल्द ही हमारी चयन परीक्षा के भी टॉपर नोट्स उपलब्ध हो चुकी है। आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें सभी को आपको टॉपर नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे व्हाट्सएप में। कैसे किस प्रकार से होंगे, आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% कीजिए। धन्यवाद सभी का।